प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। परवेज़ इलाही साहब ने कल जो शिकवा किया था इमरान खान साहब से, आज इमरान खान ने उसका जवाब हैरत के साथ दिया है। इमरान खान ने आज कहा है सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कि मेरे पास तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे रहे, 1 घंटा बैठे रहे, चाय वाय पी, खुशगप्पियाँ हुई, लेकिन मुझसे उन्होंने किसी शिकवे का इजहार नहीं किया कि मेरी मौजूदगी में आपने जनरल बाजवा के बारे में क्यों बातें की। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनका अपना नुक्ता नज़र है, मेरा अपना नुक्ता नज़र है और हर कोई अपना नुक्ता नज़र रखने में आज़ाद है। लेकिन इस बात को जाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी समझते हैं कि हर कोई अपना नुक्ता नज़र रखने में आज़ाद है और ज़रूर नहीं है कि इमरान खान उनसे इत्तफाक करें। लेकिन इसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब ने कल ये कहा कि इमरान खान अब अगर उनके खिलाफ बात करेंगे तो मैं बोलूँगा, मेरी पूरी पार्टी बोलेगी। और इमरान खान ने आज फिर जनरल बाजवा के बारे में बात की है। ऐसा लगता है कि इस एक नुक्ते पर दोनों जमातों का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ है। काफ लीग का मुख्तलिफ है और इमरान खान साहब का मुख्तलिफ है और दोनों अपने अपने नुक्ता नज़र पर कायम हैं। लेकिन साथ साथ दोनों के जो ताल्लुकात हैं, दोनों जमातों को उम्मीद है कि वो भी ख़राब नहीं होंगे और जो असमियत तोड़ने का एक एग्रीमेंट दोनों के दरमियान मौजूद है वो एज इट इज़ बरकरार रहेगा। और इमरान खान साहब ने आज ये खबर दी है कि उनके पास समरी पहुँच चुकी है और वो जुम्मे को भिजवा देंगे। जुम्मे का इंतजार क्यों है, ये सवाल भी हुआ इमरान खान साहब से। इसका जवाब वो ये देते हैं कि शायद जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उससे कोई तारीख निकल आए इलेक्शन की। और आज भी मुलाकात हुई है इसहाक डार साहब की सदर आरिफ अलवी साहब के साथ। तो इन मुलाकातों से क्या इलेक्शन की कोई तारीख निकल सकती है? क्या 90 दिन में इलेक्शन होने जा रहे हैं या कानूनी तौर पर कोई और रास्ता भी मौजूद है? मुलाकातों में भी तेजी आ गई है, पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक है, चौधरी शुजात भी मुतहरिक हैं। आज ऑन चौधरी शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं, जहांगीर तरीन साहब का कोई पैगाम उन्होंने पहुंचाया है। तो तमाम ही सियासी जमातों की आपस में जो मुलाकातें हैं वो भी तेज हो गई हैं। इलेक्शन 90 दिन में हो रहे हैं या कोई और रास्ता मौजूद है? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, कानूनदान भी हैं, बहुत शुक्रिया सरदार साहब, खुशामदीद। और समीना खावर हयात साहब में ज्वाइन कर रही हैं, मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा है। मैं सबसे पहले जो खोसा साहब, जो आइन के आर्टिकल्स बिल्कुल वाज़े हैं और मैं आर्टिकल 112 स्क्रीन पर दिखाना भी चाहता हूं कि जिसमें साफ ये कहा गया है कि अगर जो गवर्नर हैं उनके पास असेंबली तहलील करने की समरी जाती है तो वो उस पर साइन करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो भी 48 आवर्स के अंदर अंदर जो समरी है वो मंजूर हो जाएगी या असेंबलीज डिसॉल्व तस्वुर की जाएंगी। और फिर आइन का आर्टिकल 224 भी वाज़े है कि अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने हैं। को साहब, इस पर कोई और आइन में रास्ता मिलता है कि अगर गवर्नर साहब जो हैं, आप भी गवर्नर रहे हैं और फिर कानूनदान भी हैं आप, अगर गवर्नर 48 घंटे के अंदर समरी नहीं तोड़ते तो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएंगी, ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं तो होने ही हैं? कोई और रास्ता भी है आइन के अंदर? देखें, बिल्कुल इसमें तो कोई शायबा नहीं है कि आर्टिकल 112 में अगर चीफ मिनिस्टर अपना एडवाइस भेजते हैं गवर्नर को कि असेंबली को तहलील किया जाए तो गवर्नर 48 घंटे तक ही उसको रोक सकता है। 48 घंटे के बाद वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, यानी खुद ब खुद वो जो है डिसॉल्व मुतसव्वर होगी, असेंबली जो है वो तहलील मुतसव्वर होगी। सो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, आइन बड़ा इसमें वाज़े है, आइन का मैंडेट भी बड़ा क्लियर है। ये डायरेक्टरी नहीं है, ये मैंडेटरी है, यानी लाजिम और वाजिब है। जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन का 90 दिन के इलेक्शंस का, वो डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। देखें फ़र्क, देखें इसमें आइन ने कह दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर नहीं करेगा तो तहलील मुतसव्वर होगी, ये मैंडेटरी हो गया, उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा दे दिया गया। लेकिन जब 90 दिन की बात आती है कि इलेक्शन 224 90 दिन के अंदर होंगे तो वहां उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं है, यानी ये डायरेक्टरी है। तो फिर आर्टिकल 254 कहता है आइन का कि अगर वक्त पर कोई ऐसा जो आइन में वक्त का तायन किया गया है और उस तायन शुदा वक्त के अंदर कोई चीज मुमकिन नहीं है तो फिर वो गैर आइनी, गैर कानूनी मुतसव्वर नहीं होगी और उसके बाद भी वो काम किया जा सकता है।
और ऐसा हुआ, मैं जब गवर्नर था तो एक ऐसा मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो है वो खुद एक इज अ ज्यूरिस्ट ऑफ एमिनेंस। मेरे बारे में उन्होंने, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे ज्यूरिस्ट ऑफ एमिनेंस कहा, जो मैं कभी अपने आप को नहीं कहता, मैं तो तालिब इल्म हूँ कानून का, लेकिन बाहर गया उन्होंने मुझे रेफर कर दिया और मैंने इस आर्टिकल 254 को जो है बरूए कार लाते हुए मैंने वो काम उस म्याद के बाद किया, लेकिन वो आईनी और कानूनी ही मुतसव्वर किया गया। तो इसमें अगर इलेक्शन कमीशन देखें, अगर वो इलेक्शन कमीशन समझती है कि जब तक जो है मर्दमशुमारी सेंसस नहीं होता, नया नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि 2018 का सेंसस हुआ था, एक अबूरी आईनी तरमीम करना पड़ी थी और वो अबूरी उस पर जो है इलेक्शन हुआ था, वन टाइम इलेक्शन हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सेंसस मर्दमशुमारी का जो होना लाजिम है, तो वो 4 से 6 माह लगते हैं। फिर इसी के बाद उसके बाद हल्का बंदियां होना लाजिम है आईन और कानून के मुताबिक भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और इसी तरह अगर जो है आपके पास फंड्स की जो है वो है, तो जो हमारे मर्दमशुमारी, जी खोसा साहब, लेकिन जो इस वक्त मर्दमशुमारी की हमारे पास मौजूद है, अगर नई मर्दमशुमारी का रिजल्ट हमारे पास सामने नहीं है, तो मौजूदा डेटा की रोशनी में ही इलेक्शन होगा कि आप इंतजार करेंगे कि जब तक नई मर्दमशुमारी का रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ जाएगा तब तक होगा? इस पर भी तो कोई कानून होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकला का ख्याल यह है कि जो डेटा मौजूद है उसके ऊपर इलेक्शन हो जाने चाहिए। देखिए, ना तो तहरीक इंसाफ के कहने पर होना है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम के कहने पर होना है। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेवारी है। आर्टिकल 218, 220 से ले लें कि वो साफ और शफाफ और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाएं। अगर आइन इस चीज का मुतकाजी है कि आपने एक मर्दमशुमारी जो देखें, मोहतरम इमरान खान साहब ने भी जब MQM को हुआ था तो उनकी एक शर्त ये थी कि नई मर्दमशुमारी ही करवाना लाजिम होगी और उसकी बुनियाद पर होंगे। 3 सूबे बरहम वो एहतजाज कुना थे उस साबका मर्दमशुमारी जो हुई थी कि हमें स्लाइस डाउन किया गया है, हमारी जो है कटौतियां की गई हैं, हमारी आबादी की सही जो है अक्कासी नहीं की गई है, 3 सूबे। तो इसीलिए जो है हम भी जो MQM के साथ हमने किया है, तो वो शर्त जो है जो इमरान खान साहब ने 3.5 साल में पूरी ना की, हमने भी उस शर्त को जो है तस्लीम किया। तो इसलिए ये आईनी तकाजा भी यही है और ये हमें जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी इस चीज को लाजिम समझती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने करवाने। बिल्कुल ठीक है, आप 254 का हवाला दे रहे हैं, वो हो सकती है। ये तो जब इमरान खान साहब पिछले दिनों में मुशावरत कर रहे थे, तो मुशावरत के दौरान इमरान खान साहब से 12 लोगों की तरफ से, और खुद इमरान खान ने ये कहा था कि मेरे MPs डरते हैं कि जी हो सकता है 3 महीने में इलेक्शन ना हो और ये डिले हो जाए, 6 महीने तक चले जाएं। तो बपी साहब, अब बीइंग ए सीनियर लॉयर, लतीफ खोसा साहब की भी राय है कि ये हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन यानी अगर उसके पास कोई जवाब मौजूद है, तो ये डायरेक्टरी नहीं है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। आइन का आर्टिकल 254 भी मौजूद है, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि 6 महीने तक इलेक्शन को आगे ले जाया जाए या कम या ज्यादा। अगर मैं 9 मिनट की खोसा साहब की सारी गुफ्तगू किसी कूजे में बंद करने की कोशिश करूं, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बदनीयत हो जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली दैट्स व्हाट इज सेड कि जी आप असेंबली तोड़ सकते हैं, मैंडेटरी है, डायरेक्टिव है, फलानी कानूनी जितनी भी मुँह शगुफियाँ सरदार साहब ने फरमाई हैं, वो साहब जो लुबे लुबाब उसका ये है कि ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते अगर हम इलेक्शन कराने पे ना आए और हम बदनीयत हो जाए और हम 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए हुकूमत रखना चाहें, तो किसी भी तौर पे रख सकते हैं। जस्ट वेरी फ्रैंकली आपको उनकी गुफ्तगू से या जितने भी पीडीएम की गुफ्तगू से आज लग क्या रहा है। आज से 3 महीने पहले पूरी इस वक्त हुकूमत ये कहा कर सकती थी कि अभी असेंबली तोड़ो ना, पंजाब की असेंबली तोड़ते क्यों नहीं हो, इलेक्शन जिस वक्त तोड़ोगे फौरन इलेक्शन करवा देंगे, क्या क्या गीदड़ भक्कियां दिया कर सकते। और जिस वक्त इनको अंदाजा हो गया कि इमरान खान सीरियस हो गया, यार ये तो वाकई असेंबली तोड़ने पे आ गया और ये वो काम करने पे आ गया जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर सकता।
यहां पर एक दिन के लिए कोई हुकूमत नहीं छोड़ता, वो 8 महीने की हुकूमत छोड़ने को तैयार बैठा है। इतनी इनकलाबियत यकीनन इनको तो किसी को समझ ही नहीं लगनी थी। इस तरह का हवस से आरी शख्स शायद ही जिंदगी में किसी भी पीडीएम या उनके सिटिंग गवर्नमेंट वालों ने कभी भी देखा होगा जैसे इमरान खान साहब फैसला करते। तो इनकी जो मायूसी है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है, वो बहुत अया हो चुकी है कि ये इलेक्शन कराने में सीरियस नहीं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? हम पहले भी अवाम की पल्स के ऊपर है, हम पहले भी अवाम में पॉपुलैरिटी की बेस बैठे। 16 जुलाई का इलेक्शन हो, 16 अक्टूबर का इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है कि अवाम में हमारी मकबूलियत है। इनकी जो पॉपुलैरिटी वो शो करती है कि दुनिया इधर से उधर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। अब उसके लिए कोई भी कानून की किताबें खोल लें, कोई बड़े बड़े डायरेक्टिव ले आए, मैंडेटरी जबानें बोले, कुछ ये बोले, डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। इलेक्शन आज और 6 महीने बाद वो तो इनका फैसला हो चुका। हमारे पास बड़ी पिच क्लियर है कि हमने जुमे वाले दिन असेंबली तोड़ देनी है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, हम असेंबली डिसॉल्व कर लेंगे, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। एंड वेरी फ्रैंकली, ये इलेक्शन कमीशन या कोई भी इलेक्शन कमीशन, आप अपने आप से असद खान साहब सवाल पूछिए, निगरान सेटअप आ जाए, गवर्नर आ जाए, क्या वो हुकूमत पंजाब पाकिस्तान की जो बेसिकली 60% आबादी है वो एक निगरान सेटअप चलाएगा या एक गवर्नर चला सकता है? यानी कि वो आटे पे सब्सिडी भी देगा, वो गंदम की परचेज भी करेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर भी संभालेगा, वो दवाइयों की प्राइस भी चलाएगा, वो फूड चलाएगा। कौमी असेंबली भी तो चल रही है ना, आप समझ रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे, कौमी असेंबली नहीं चलेगी, लेकिन चल रही है। अगर इसको 6 महीने के लिए प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे, क्या करेंगे आप? कौमी असेंबली में कौन से रस्तू वाले बिल पास हो रहे हैं? मतलब वहां पे हो क्या रहा है? आपको पता है कि असदुल्ला खान साहब पिछले 7 महीने कौमी असेंबली में हुआ क्या? सिवाय नैब के ऑर्डिनेंस रिवर्स करने के अलावा कोई एक ऐसी कोई ऑर्डिनेंस आप बता दें जो वहां पे हुआ? क्या फर्क पड़ता है? वेरी फ्रैंकली हम तो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ये जो एक रूटीन का जो सेटअप है, जो गवर्नेंस का निजाम है, वो पाकिस्तान को कुछ नहीं दे पा रहा। हम डिफॉल्ट की तरफ जो जा रहे हैं इसी गवर्नेंस की वजह से जा रहे हैं। अब इस वक्त हमारे पास अगर डॉलर्स नहीं है, हमारे फॉरेन रिजर्व नहीं है कि हमारे ऑयल की एलसीज और इंपोर्ट के पैसे भर सके, तो पाकिस्तान जिस नैज पे खड़ा है वो इसी जमहूरियत की वजह से, जिसमें डायरेक्टिव और मैंडेटरी के जो ड्रामे हैं, ये आर्टिकल 254 की जो बार बार बातें की जा रही, ये पाकिस्तान यही भुगत रहा है। ये आर्टिकल 254 की मुंह शुगवाफियां कि जी कानून निकाल के ले आते हैं, और यार छोड़ो कानून की बात, उस गरीब की बात करते हैं जिसके पास आज रोजगार नहीं है, उस टेक्सटाइल मिलों की बात करते हैं जहां लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उस पाकिस्तान की बात करते हैं जहां पे दवाइयां मंगाने के लिए एलसी नहीं खुल पा रही। आप आज ये मैं आपको बार बार इसलिए लोगों को कहता हूं, वो हालात दूर नहीं है जिस दिन आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे और लोग कहेंगे जी आपको 10 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिल सकता। आप अपने बच्चों की फीस अदा करने के लिए जुम्मों से बाहर पड़ते हैं, आपको यहां से पेमेंट नहीं भेजी जा सकती। आप वीजा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीजा आपको अलाउ नहीं करने लगा। अब मैं ये बात करूं, देखिए जी पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इन लोगों की ख्वाहिश है। ओ भाई ख्वाहिश नहीं है, ये इस वक्त आया है कि पाकिस्तान जिस नैज पे खड़ा है इन्हीं कानूनी मुंह शगाफियों की वजह से कि जनाब आर्टिकल 254 मैंडेटरी नहीं है जी, डायरेक्टिव। यार सर माफ कर दें हजूर, पाकिस्तान में अवाम के पास चलते हैं, अवाम को फैसला करने दें, जो देखा जाए 5 साल में देखा जाएगा। इस ड्रामेबाजी से बाहर निकलना बहुत मकसूद है। जो रात को टॉक शो में बैठ के हम कहते हैं जी ये हो सकता है, वो कुछ नहीं हो सकता। अवाम बर्बाद होने वाली है, पाकिस्तान लुटने वाला है। माफ कर दे, इनकी हालत जार पर रहम करें और कोई ऐसा तरीका बनाए कि एक 5 साल की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए जो अच्छे फैसले करके इस पिट होल से पाकिस्तान को निकाल सके। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। सर मुज़ाकरात तो बापी साहब देखें ना, आपके मुज़ाकरात भी साथ साथ चल रहे हैं, इसहाक डार साहब मुसलसल मिल रहे हैं आरिफ अलवी साहब से। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ आपने असेंबलीज तोड़ दी हैं, फिर आप थोड़ा सा और टाइम भी दे रहे हैं। इम्कान कितना है इस बात का कि आपको पीडीएम की तरफ से इलेक्शन की डेट ही मिल जाए और आपको असेंबलीज डिसॉल्व ना करनी पड़े? और अल्टीमेटली वैसे असेंबलीज डिसॉल्व करने से भी तो आप वही चाहते हैं, क्या आपको यकीन नहीं है कि असेंबलीज डिसॉल्व करने से भी आपको इलेक्शन मिल जाएंगे? फिर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं साथ साथ। 26 नवंबर को खान साहब ने ऐलान किया था रावलपिंडी में कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। 26 नवंबर से 22 दिसंबर तक टोटल ये तकरीबन 1 महीने का वक्त है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा टाइम था हमारे साथ बैठ के सेटलमेंट करने का कि जी हजूर आप जो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, हम जो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं इस वक्त पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ने वाली, आप ये मत लीजिए, हम आपके साथ बैठ के बात कर लेते हैं। आप फलानी तारीख की बात कर रहे हैं, हम फलानी तारीख की बात करके दरमियान में मिड पे सोल्यूशन निकला था। अगर 1 महीने तक ये गवर्नमेंट हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं, बल्कि इस हद तक कि जी अगस्त तो छोड़े, अगस्त के बाद भी 1 साल देखा जा सकता है, उससे क्या बात की जा सकती है? तो खान साहब ने तो आज भी कहा कि मैं तो चाह रहा था कि टाइम बहुत है, इसमें कोई बैठ के बात करे। इसहाक डार से सदर साहब की बात हो रही है, लेकिन उसमें यकीनन खातिर के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सो हमारे दरवाजे तो खुले थे, लेकिन गवर्नमेंट समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक दिन भी पहले हुकूमत छोड़ना वो गुनाह कबीरा हो जाएगा।
जैसे कि इनके दिन में मतलब वो कह रहे वो दूध की नहरें बह रही है और पाकिस्तान जनाब कमाल तरक्कियां कर रहा है, हत्ता कि इनको अंदाजा नहीं कि इन्होंने मुल्क बर्बाद करके रख दिया। सो अगर इस मेंटालिटी के साथ आप समझते हैं कि हम बात करें तो इसमें से क्या रिजल्ट निकलेगा? 22 तक अभी भी तारीख है, 4 दिन पड़े, ये समझते हैं कि अगर इनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है खान साहब से कांटेक्ट करें। लेकिन एक और चीज भी आ रही है, वो तहरीक-ए-अदम एतमाद है। पीडीएम ने अब फैसला कर लिया है कि पंजाब में तहरीक-ए-अदम एतमाद आ रही है, इस पर मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन पहले ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान चल रहा है, एक शिकवा होता है, फिर जवाब शिकवा होता है। समीना खावर अयाज साहबा, ये बताइए कि ये सबके अपने अपने मोहसिन होते हैं, आप क्यों इसरार कर रहे हैं कि कोई दूसरा आपके मोहसिन का वैसे ही एहतराम करे जैसा आप अपने मोहसिन का करते हैं? हर एक के अपने तजर्बात हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा आपके तजर्बात मुख्तलिफ हैं, मेरे मुख्तलिफ हैं। आप इमरान खान के ऊपर कदगन लगाना चाहते हैं कि जैसे हम अपने मोहसिन का एहतराम करते हैं ऐसे ही आप भी हमारे मोहसिन का एहतराम करें, क्यों? बहुत शुक्रिया असद, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। असद, चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 224 के सब क्लॉज 2 के तहत समरी लिख कर खान साहब को दे दी है कि वो उनसे वादा किया था कि जब आप चाहेंगे मैं बहैसियत सीएम तहलील कर दूंगा असेंबली। खान साहब के साथ बहुत अच्छी हमारी अलायंस पार्टी चल रही है और खान साहब नो डाउट बहुत पॉपुलर लीडर है हमारे पाकिस्तान के, और सीएम साहब ने वो हक निभाया, वो काम करके दिखाए जो खान साहब के अपने बुजदार दौर में 4 साल में नहीं हुआ, चौधरी परवेज इलाही साहब ने 4 महीनों में करके दिखाया है। उसकी मिसाल आपके सामने है, मैं आपको अभी वो हकाइक बता भी देती हूँ। लेकिन उससे पहले चौधरी साहब ने खान साहब को यह भी बताया कि अगर हम अपना ये आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं तो ऑपोजिशन कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेगी? वो है जी आइन का आर्टिकल 232, उसको इस्तेमाल करके वो इमरजेंसी कर सकती है, वो 1 साल की एक्सटेंशन ले सकती है। हमने सब कुछ आइन के तहत करना है, आइन को क्रॉस करके तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। वो तो खान साहब तो सेटल हो गया ना मामला, खान साहब ने आपकी बात नहीं मानी, चौधरी परवेज इलाही वो तो खान साहब ने आपको कन्विंस कर लिया है, तभी तो आपने समरी लिखकर दे दी ना इमरान खान को। ठीक, हमने बहैसियत अलाय पार्टनर उनके नोटिस में डालना जरूरी था। दूसरी बात, अभी आपने जो कही है कि मोहसिन की बात नहीं सुनी, तो मोहसिन तो वो खान साहब के भी हैं। जब खान साहब ने अपनी हुकूमत बनानी थी तो तब भी बाजवा साहब का बड़ा अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया। मगर खान साहब ने तो अपने मोहसिनों का फैसला खुद करना ना, आपने तो उनके मोहसिन का फैसला नहीं करना। नहीं, उनके मोहसिन का नहीं कहा, चौधरी साहब को अपने साथ बिठाकर जब चौधरी साहब ने उनसे बात की है बहैसियत सीएम कि प्लीज आप बाजवा साहब के मुतालिक इस तरीके से बात मत कीजिएगा, जो आपका काम है वो मैंने कर दिया है, आपने असेंबली तहलील करने का कहा है, मुझे राइट साइड पे बिठा रहे हैं, मैं एग्री करता हूं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप उन्होंने उस वक्त नहीं, क्यों नहीं, आप मीडिया के सामने, आप सबके सामने हुई है। खैर, उसके बावजूद मैं इतनी लंबी बहस में जाने की बजाय कंक्लूड कर दूं कि बाजवा साहब ना सिर्फ हमारे मोहसिन है, खान साहब के भी मोहसिन है। जब मुल्क में इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत थी तो बाजवा साहब ही थे जो क्राउन प्रिंस को जाके मिले हैं, जो कतर के शहजादे को मिले, जो IMF के साथ निगोशिएशन की है। तो बाजवा साहब ने हमारा बहैसियत आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उन्होंने हमारा साथ दिया है। इस मामले में बार बार उनको ये कह देना कि भाई जो भी अल्फाज किए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती, ये नागुज़ीर थे। और सीएम साहब एलाय पार्टनर हैं, किसी जमात के नौकर नहीं है कि किसी की बात वो सुन लें और चुप कर जाएं या डर जाएं। नो, वो एक सीएम है और वो बड़े वजादार हैं, खानदानी इंसान है, और जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वादा निभाया है, बाजवा साहब के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है, वो उनके साथ भी ताल्लुक को लेके चल रहे हैं। और आप याद रखिएगा असदुल्लाह, जितना मर्जी इंसान असेंबली में मैं हूं नहीं हूं, लेकिन ताल्लुक मेरे हमेशा रहे हैं। जनाब बाजवा उनके मोहसिन है, जबकि खान साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। एनीवे, चले मैं दो चीजों की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं, और ठीक है, वो एक उनका तहरीक-ए-तमाद का मामला है, पर्सनल, वो जो मर्जी करें जो है, लेकिन चौधरी साहब को साथ बिठाकर ऐसी बातें ना करें जी। वो जो मर्जी पर्सनल उनको कहते रहे, लेकिन चौधरी साहब 1 घंटा उनके पास बैठे रहे, पेस्ट्रियां खाई, और चौधरी साहब ने नहीं किया कि आपने मुझे साथ बिठाकर, अगले दिन उन्होंने इंटरव्यू में कर दिया जी। नहीं, इंटरव्यू किया, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास 2 घंटा बैठे रहे, मुझसे तो उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। नहीं, खान साहब की ऐसी कोई बात नहीं हमसे उन्होंने की है। चौधरी साहब का जो मौकफ था उन्होंने बयान कर दिया।
चौधरी साहब एक वफादार ताल्लुक निभाने वाले इंसान है, अगर उन्होंने अपना किंगडम दे दिया है इमरान खान साहब को, तो ये बातें तो कोई मैटर नहीं करती हैं। पंजाब एक किंगडम है, पाकिस्तान का दिल है पंजाब। उन्होंने जो वादा किया था चौधरी साहब ने, वो अपने अलाय पार्टनर के साथ उस वादे को पूरा किया है। मैं आगे जाके बात करता हूं, लेकिन मुझे खोसा साहब, असदुल्ला खान साहब, आपने ऑन चौधरी साहब को पूरा फुल टाइम दिया है और इतना टाइम दिया है कि मेरी जरूरत ही मैं अपनी महसूस नहीं करता, इस प्रोग्राम में बैठने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इसी तरह इंटरप्ट करना है, नहीं सर, आप कहिए, मुझे लगता है कि आपको करके मैं सबसे जी सर नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं थोड़े मुझे टाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आप ये मलहूज रखें कि सीनियरिटी क्या होती है और किसका क्या कितना वक्त देना है, किस तरीके से। मेरी बहन आपने समीना खावर साहब की भी बात को काटा है, लेकिन ऑन साहब चौधरी साहब को पूरा टाइम आपने दिया। देखें, बात ये है कि मेरे ख्याल में हम सभी को पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। रियासत हमारी डूब रही है, हमें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। इलेक्शन कोई हल नहीं है, होना चाहिए, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या समझते हैं कि इलेक्शन आज आप अनाउंस करते हैं, 4 महीने की मजीद बेयकीनी की कैफियत में जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी, आपका जो है रियासत पहले ही डूब रही है। क्या ये हल है आपकी मुल्क की मईशत का? क्या ये अवाम की गुर्बत और अफरात ज़र को कंट्रोल करने का ये हल है? क्या आपके पास इतने पैसे हैं? क्योंकि 47 अरब इलेक्शन कमीशन ने एक मांगा है, 20 अरब इजाफी मांगा है, आपका 70 अरब ये है। 70 अरब आप 570 असेंबलियां की नशिस्तें ये खाली करके 120 आप जो है कौमी असेंबली में खाली करेंगे। आप अंदाजा करें 700 सीटों पर, यानी 2/3 ज्यादा पाकिस्तान की आप इलेक्शंस करवाएंगे 4 महीने, क्योंकि 12 अगस्त तक ये असेंबलियों की म्याद है। 12 अगस्त के बाद फिर आप दूसरा इलेक्शन करवाएंगे, 100 अरब फिर आप देंगे। क्या आप इसी बेयकीनी की कैफियत को 1 साल तक स्ट्रेच करेंगे? और पाकिस्तान क्या इसी तरह आपका जो है मईशत की जो है तबाह हाली का मुतहम्मिल है? खुदारा मोहब्बत करें पाकिस्तान से, अवाम से मोहब्बत करें, इस धरती माँ से मोहब्बत करें और मिल बैठकर सारे सोचें कि इसका हल क्या है। एक ही इलेक्शन कराएं। हमने अलग-अलग इलेक्शन करवाए थे, सूबाई और कौमी असेंबली के, एक ही तजर्बा पाकिस्तान में हुआ था और मार्शल लॉ लगा था उसका। मत करें ऐसा कि हम ये इसी चौंचलों में पड़े रहें और अवाम को हम अजियत और कर्ब में मजीद मुब्तला रखें और धरती माँ का हम नुकसान करें। तो मेरे ख्याल में मोहतरम इमरान खान साहब ने बड़ी मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तो आपको इस बात का इम्कान नजर आता है खोसा साहब के पीडीएम मान ही जाए इस बात पर कि चलिए मई में इलेक्शन कर लेते हैं और सारे इलेक्शन एक साथ कर लेते हैं? क्या पीडीएम भी लचक दिखा सकती है? खान साहब बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप लिख लें, ऐसा ही होगा। मोहतरम इमरान खान साहब ने बड़ी, मैं समझता हूं, दानिशमंदी से इसको 23 तक छोड़ा है, वरना उसी दिन भी आप जो है जिस तरह एक साइफर को लहराया था, उसी दिन ये दोनों जो है तहलील असेंबली की तहलील की समरीज भी दिखा सकते थे और तहलील कर सकते थे, लेकिन मजीद वक्त देना इसी का मकसूद ही यही था। और बार बार जो नशिस्तें हो रही हैं और सियासी कायदीन जो है मिल बैठकर जो है इसका बार बार सोचो विचार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसी तरफ उनका जो है तवज्जो है कि एक ही दफा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 अगस्त को वैसे जा रहा है, अगर जून जुलाई में इलेक्शन ले जाते हैं, तारीख बन जाती है, तो एक आधा महीना आगे पीछे करने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन खुदारा रियासत पे खुदादाद पाकिस्तान को इन बेयकीनी की कैफियत से निकालने के लिए सबको मिल बैठकर अपनी इना छोड़नी पड़ेगी, कंटेनर से उतरना पड़ेगा, ईगो से नीचे आना पड़ेगा। विन विन सिचुएशन है। पाकिस्तान की सोचें, अवाम से मोहब्बत करना सोचें। बिल्कुल सही है खोसा साहब, आपने फरमाया कि ये 23 तारीख जो है ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 23 मार्च को ही फिर रोजे शुरू हो जाएंगे, तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि 1 महीना आगे चले जाए। मुज़ाकरात भी जाहिर इसलिए हो रहे होंगे। ओन अब्बास बप्पी साहब से इस पर मैं राय है, तो ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। दो बातें अब बपी साहब, जरा एक तो समीना साहिबा ने बात की है, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए मुश्किल वक्त में, जब आप मुश्किल वक्त में थे, आपका साथ दिया, मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की, और हमें भी याद है कि उस वक्त भी वो मिलते रहे हैं, बिजनेसमैन से भी मिलते रहे, कोशिश करते रहे कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, और तो इस लिहाज से आपको ये उनको भी मोहसिन तस्लीम करना चाहिए। दूसरा ये जो अभी सरदार लतीफ खोसा साहब फरमा रहे हैं कि आप अगर थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, शायद मई में हुकूमत मान ही जाती कि मई में इलेक्शन करा लिया जाए, तो एक आध महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर गए आप? पहले तो मैं 2 मिनट से खोसा साहब का जवाब दे दूं कि खोसा साहब पहले ब्रेक में 9 मिनट बोले, दूसरे पे 7 मिनट बोले। अगर अभी भी राजी नहीं है तो मैं मादरत चाहता हूं जी। सीनियर यकीनन जरूर है मेरे, खोसा साहब हमारे सीनियर लेकिन जी जी सबके सीनियर हैं जी, पूरे पाकिस्तान के सीनियर हैं, लेकिन ये कि 16 मिनट बोले, अगर इससे ज्यादा पता नहीं एक टॉक शो में कितना बोल सकते हैं। दूसरा खोसा साहब मेरा नाम बार बार गलत कर जाते, मेरा नाम चौधरी कहते हैं, मैं अभी खोसा साहब का नाम भूल जाऊं, लगारी कह दूं तो फिर माइंड कर जाएंगे। फिर एनीवेज आई कैन मादरत बाबा, मादरत सही मादरत। सो मेरा पॉइंट ये है कि जी बाजवा साहब के वाले से तो बीबी ने फरमाया, शुक्र करें बीबी ये नहीं कहा कि जनरल बाजवा हमारा बजट भी वही बनाते होते थे। आई मीन कमाल करते हैं, इकोनॉमी में ठीक करने में अगर बाजवा साहब का काम, तो हम लूडो खेल रहे थे इस्लामाबाद में, 3.5 साल हमने हुकूमत की है, वो जनाब क्राउन प्रिंस के पास चला गया, के पास चले गए, मतलब सारा कुछ अगर वो बाजवा साहब नहीं कर रहा था तो हम बैठे क्या कर रहे थे? आई मीन सीरियसली दिस इज समथिंग जो मेरे ज़हन से कम मुंह पर हो चुकी है। पाकिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो चला रही थी, और जिसका जो काम था वही कुछ कर रहा था। अगर एक आर्मी चीफ का काम है कि उसने हुकूमत चलानी है या उसने इकोनॉमी ठीक करनी है, या वो IMF से मुज़ाकरात कर रहा था, तो मैं हैरान हूं कि अगर IMF से उसने मुज़ाकरात करे तो फौज फिर हम संभाल रहे होंगे शायद। सो दिस इज समथिंग। दूसरी बात यह कि अगर एहसानात की बात है तो हम बहुत क्लैरिटी से कह सकें कि इन पे एहसानात होंगे और हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये ऐसी कोई चीज नहीं, और ये बड़ा नेचुरल है। इंसान की जिसकी वजादारी होती है उसमें ये होना चाहिए कि अगर उस पर किसी ने एहसान किए, लेकिन उस एहसान का बोझ हम नहीं कम अज कम उठा सकते, हम उसके एहसानों का बोझ हमारी जात के ऊपर किसी किस्म का नहीं, लेकिन इन पे जितना है वो हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना मैनिफेस्टो है, एंड विच इज वेरी गुड, और इसकी हमारी ना सिर्फ मेरी पूरी लीडरशिप इसकी रिस्पेक्ट करती है कि परवेज इलाही साहब की जो वजादारी है, उनकी सोच थोड़ी सी ये तो वैसे जाती होगी ना कि आप जानते हुए कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो उनके मोहसिन हैं, और आप उनको साथ बिठा के अगर उनके मोहसिन की बुराई कर रहे हैं तकरीर में और लाइव तकरीर में, तो ये, और उन्होंने समीना साहबा कह रही है कि रिक्वेस्ट भी की थी कि ये मेरी मौजूदगी में ना कीजिएगा। तो देखिए, अब मैं उन दो लोगों की आपस की जो गुफ्तगू है उसमें ना समीना बीबी वहां मौजूद थी ना मैं मौजूद थी, लेकिन खान साहब ने आज क्लैरिटी से कहा कि मुझे नहीं एतराजा था कि वो इतने ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन आई एम श्योर कि लोगों की आपस में एक दूसरे का ताल्लुक होता है, उनकी सेंसिटिविटी होती है, बट हमने अपना पॉइंट बड़ा क्लियर कर दी। वेरी फ्रैंकली असद साहब, देखिए हमारे साथ जो गुजरा है, अगर परवेज इलाही साहब के साथ उनकी कोई अच्छाई है, जो हमारे साथ उनका रवैया रहा है वो नामुनासिब से भी अगला रहा है। आई मीन जो कुछ 7-8 महीने में इस मुमलकत खुदादाद में अवाम के साथ हुआ, हमारी छोड़े, हमारी गवर्नमेंट गई, हमें फारिग किया, हमें जब FIR दर्ज हुई, आजम स्वाति के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, खान साहब पे कातलान, वो एक अलग इशू, आप हमारे रोने को छोड़ दे। पाकिस्तान की अवाम के साथ जो हुआ इस 7 महीने के अंदर, सिर्फ उस एक शख्स की मेंटालिटी की वजह से उसको माफ नहीं किया जा सकता। सो हम किसी के अच्छाइयों का बदला जो किसी की जात के ऊपर है, उसमें पाकिस्तान की अवाम की तकलीफ को कैसे भूल जाए? वो तकलीफ तो कभी वापस जाए। मतलब $26 अरब के रिजर्व $6 अरब पे आए, तो अब $20 अरब को कहां जाके तलाश करूंगा? यानी कि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरी बैठ जाए तो मैं वो खून किसके उसके बाजू था? देयर हैज टू बी समबडी जिसको इसका बोझ उठाना पड़ेगा। सो जाती मरासिम अपनी जगह पे, जाती एहसानात अपनी जगह पे, एंड वी हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर इट। लेकिन हमारे साथ दो सिनेरियोज है। एक सिनेरियो ये है कि मार्च में इलेक्शन हो, सही है सर, जाहिर है आप भी बेहतरी चाहते हैं और इसीलिए आप इलेक्शन चाहते हैं, और बाकी लोग इसलिए इलेक्शन देर से चाहते हैं कि वो भी मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है बपी साहब, मेरे सिनेरियोज 2 हैं। एक ये है कि मार्च में इलेक्शन हो लेकिन सिर्फ 2 सूबों के इलेक्शन हो, दूसरा ये है कि मई में हो जाए, आप PDM के साथ मुज़ाकरात करके मई में चले जाएं या जून में चले जाएं, लेकिन सारे पाकिस्तान के एक साथ हो जाएं। ये 47 अरब और 20 अरब, और ये शायद पाकिस्तान के पास इतने पैसे ना हो, तो सवाल ये है कि कौन सा सिनेरियो बेहतर है? अच्छा, वैसे आपस की बात है, अगर पैसे की बात की जाए तो अगर पिछले 6 महीने के अंदर अगर मुल्क का वजीर खारजा जो पाकिस्तान में शायद चंद दिन के लिए आया हो, पूरी दुनिया में फिरता रहा हो, तो उसने 1 अरब 75 करोड़ का
एक एक्सपेंस कर दिया हो घूमने फिरने पे, उसमें कम से कम 20-22 अरब अगर इलेक्शन पे खर्च हो तो बड़ी बात नहीं है। अगर एक वजीर खारजा 1 अरब पेट्रोल का पड़ रहा हो तो 22 अरब आवाम की तकलीफ कम हो तो ये बड़ा इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट ये, आप अगर बैठ के बात ही करना चाह रहे हैं तो इस पर कोई इशू नहीं। हम मार्च की 22 कह रहे हैं, आप अप्रैल की 22 कह दें, हम अप्रैल की 10 कह रहे हैं, आप मई, कोई डेट तो होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने और असदुल्ला खान साहब के प्रोग्राम पे खोसा साहब ने अगर आपस में गुफ्तगू में एक दूसरे को गुडी गुडी खेलना है लेकिन पीछे कोई बात नहीं करी जी, अगस्त की 10 तारीख से एक दिन पीछे नहीं आएंगे बल्कि एक साल आगे बात करेंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट ही होगा, फिर हमें अपनी टर्म्स में रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये इलेक्शन इसलिए नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आवाम वो बजट अफोर्ड नहीं कर रहा, वो इसलिए चाहते हैं कि बाई इलेक्शन का रिजल्ट इनके सामने। ऑब्वियसली अगर मैं शायद नवाज शरीफ की जगह तो मैं भी इलेक्शन ना कर रहा हूं कि जो हालात है इसमें तो डंडे पड़ने, मतलब 2/3 सीट लेने की पोजीशन में खान साहब क्लैरिटी के साथ करें तो वो असल वजह हार जीत है। पाकिस्तान की आवाम, बजट, ये बहुत सेकेंडरी इश्यूज हैं इनके लिए। बिल्कुल ठीक है। मैं समीना साहबा की तरफ आने से पहले खोसा साहब, ये इस जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबने सियासत करनी है, इलेक्शन में उतरना है, क्या यह बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो जाहिर है आपको सख्त फैसले करने पड़े हैं, मुआशी हालात है उसकी वजह से इस वक्त फेवर नहीं कर रहे हैं कंडीशंस पीडीएम को कि वो इलेक्शन लड़े? हालिया इलेक्शन के नतीजे हमें ये बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि मई या जून में चले जाएं, तो मई और जून में ऐसा क्या होगा कि जो सियासी सूरत हाल है कुछ तब्दील हो जाए और पीडीएम को फेवर करने लगे? तो 1-2 महीने से क्या फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखें, ये जनरल इलेक्शन के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये गलत फहमी में है। बाई इलेक्शंस की और चीज़ है, डिफेक्ट करके वो गए थे, इन्हीं की नशिस्तें थी। ये अगर इन्हीं की नशिस्तें अगर वापस ली हैं और कुछ बल्कि कराची और मुल्तान हारे हैं तो इनकी कमी हुई है। ये कोई क्राइटेरिया यार्डस्टिक नहीं है। देखें, मैं खुद जब गवर्नर था तो मैंने खुद सारे उसके करवाए थे। 272 सीटें हैं पंजाब में। हर नेशनल असेंबली के नीचे 2 सूबाई असेंबली की नशिस्तें होती हैं, उसमें 15 से 16 तक यानी 25-26 जो है यूनियन काउंसिल्स होती हैं। यूनियन काउंसिल्स के लेवल पर हर एक में बरादरियां हैं, बरादरियों में हर एक में जो है आगे से चंद मोतबरीन होते हैं। वहां बरादरियों के बंटवारे हो चुके हैं। वहां जो है ऐसी पोलराइजेशन है, एक धड़ा एक तरफ होता है, दूसरा धड़ा दूसरी तरफ होता है। ये जनरल इलेक्शंस, ये कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, ये सदारती निजाम नहीं है जिसमें मोहतरम इमरान खान साहब एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ शायद कोई और सदर का उम्मीदवार होगा और उनके दरमियान लोगों ने चॉइस करनी है। यहां हल्के की सियासत है। जब जनरल इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्टेबल्स को बहुत ज्यादा रोल होता है, बरादरियों का रोल होता है। मैंने ये सारा स्विंग वोट जो है वही सिर्फ असरअंदाज होता है। तो ये गलतफहमी छोड़ दें, हमें कोई ऐसा खौफ नहीं है। खुदारा ये मत सोचें कि जनरल इलेक्शन से हम कोई भी एतराज कर रहे हैं या भाग रहे हैं। देखें, बात ये है कि अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो ईवीएम पर, तो ईवीएम के लिए भी आपको पैसे चाहिए। आपको इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पूरे करें। इलेक्शन कमीशन को ये मानते नहीं है तो फिर अगर आपने रोना है और कहना है कि जी चोरी हो गया इलेक्शन, धांधली खेलनी है, तो ऐसा खुदारा मत करें। इसी तरह अगर 1 करोड़ एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी को वोट का हक देना है तो भी आपको जो है तरमीम करना पड़ेगी इलेक्शन लॉज में। अगर सेंसस करना है या नहीं करना है, ये तमाम चीजें, पैसे जो है 100 अरब देना है, कहां से देना है, ये सारी चीजें बैठकर खुदारा तय करें और फिर आगे इलेक्शंस करवाएं जो मीनिंगफुल हो और ट्रांसपेरेंट हो और इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो और उस पर जिस पर सारों को जो है यकीन हो और ओनरशिप ले पाकिस्तान की आवाम, उसकी ओनरशिप ले। पार्लियामान को बेतौकीर न करें, पार्लियामान को मजबूत करें और पार्लियामान के अंदर तय करें। ये धरना पॉलिटिक्स को खत्म करें, एक वंस एंड फॉर ऑल खुदारा, और पार्लियामान में बैठकर तमाम चीजें डिस्कस करें। ना न्यूट्रल्स की तरफ देखें, ना अदालतों में अपनी दाढ़ी दें। वंस फॉर ऑल ये सारी चीजें तय करें ना बैठकर। ये इस तरह हवा में जहां सर आप अदालतों की बात करें, अदालत में आज आसान है मुमकिना तहलील जो है असेंबली की, उसको रोकने के लिए भी एक दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में चली गई है कि जी असम्बलियों को तहलील होने से रोका जाए। इस पर कानून क्या कहता है ये मैं आपसे जानता हूं, लेकिन समीना साहबा जरा मुझे ये बता दीजिए पहले कि चौधरी शुजात साहब के साथ राब्ते बहाल हो गए हैं, इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि
अगला इलेक्शन आप काफ लीग के अलग अलग धड़ों से लड़ रहे हो, यानी चौधरी शुजात ग्रुप अलग हो, आपका ग्रुप अलग हो और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो, या ये तकरीबन तय है कि बस सुलह हो ही जानी हो और एक ही काफ लीग इलेक्शन लड़ेगी जाके आगे? असदुल्ला, मुझे तो मेरी दिल की ख्वाहिश है कि दोनों भाई इकट्ठे हो जाएं। सियासी इख्तलाफ आया है, अल्लाह करे कि ये आइंदा इलेक्शंस आने से पहले ये इख्तलाफात अल्लाह ताला दूर कर दे। मेरी तो दुआ है और मेरी पार्टी के बहुत से लोग, बल्कि बाकी जमातों के लोग भी कहते हैं कि इन दोनों भाइयों का वापस दोबारा से सियासी जो इख्तलाफ एक आया है वो खत्म हो जाए। बाकी आप देखें, जुम्मा चौधरी साहब के साथ पड़ा है, चौधरी परवेज इलाही और शुजात साहब के जुम्मा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता रवाबित उनके खत्म हो गए। हाँ, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ समीना साहब आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ को भी चौधरी शुजात साहब कबूल होंगे? अच्छा, आप मुझे अगर पूरी बात करने दें तो मेरी बात आधी रह जाती है असदुल्ला, और आधी बात मैं हैरान होती हूँ कि कह ही नहीं सकती अपना मौका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सियासत में टॉलरेंस, स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली, टेबल टॉक ये बहुत जरूरी है। ना कि जिद करना, ना कि बच्चों की तरह हम एक्ट करें कि जो हमने ठान लिए, जो हमने कह दिया उसको हमने पूरा कर रहे हैं। अगर इस हफ्ते नहीं किया तो चलो अगले हफ्ते, अगर एक महीने बाद। ऐसा नहीं होता है। आपको मैं पास्ट याद कराती चलूं, मुशर्रफ दौर 2007 में जब खत्म हुआ है, हमारे साथ थे मुशर्रफ साहब। उसके बाद जब 2008 में मुशर्रफ साहब और चौधरी साहब में आपने देखे खला आया था, मगर चौधरी साहब ने कितनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ उसको खत्म किया। उन्होंने कभी जाकर टेलीविजन के ऊपर उनके खिलाफ बातें नहीं की, या उनको कभी जो बातें खुलकर मैं आपको बताऊं, जैसे कि खान साहब को ले लीजिए कि अगर 4 साल पहले वो बाजवा साहब की आप रिकॉर्डिंग निकालें ना, उनके जितने बयानात है खान साहब के निकालें, वो उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, और एकदम से 7-8 महीनों के अंदर आज वो न्यूट्रल कह रहे हैं, जानवर कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। सियासत में ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती हैं, और जब लीडर इतना पॉपुलर लीडर हो, और मैं खुद बाहैसियत मेंबर उनकी बड़ी इज्जत करती हूं, बहुत वजादार, बहुत अच्छे, बहुत पॉपुलर लीडर है हमारे, लेकिन जबान का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना एक लीडर के लिए। देखिए, हम वर्कर्स हैं ना, हम आपस में लड़ पड़ते हैं, पंजाबी कहीदा खै पईदा है, लेकिन फिर हम इकट्ठे हो जाते। लेकिन लीडरशिप ने जब कोई बात करनी है तो वो हरफे आखिर है, आपकी बात को आपके वर्कर्स ने साथ लेके चलना है। आपके वर्कर्स भी वही जबान फिर इस्तेमाल शुरू कर देते हैं करना। तो लिहाजा आप जिसके साथ वफादार और जिसके साथ ताल्लुक निभाते हैं उसको हमेशा अप्रिशिएट करें। जनरल फैज हमीद की मिसाल आपको देती हूं। नैब को वो कहते थे कि मोनस इलाही और परवेज इलाही को गिरफ्तार करें, जबकि बाजवा साहब को कहा परवेज साहब ने कि ये क्यों झूठे पर्चे, क्यों ये इंटरमीन कर रहे हैं हमारे मामलात में। वो ठीक किया उन्होंने। इसलिए हम बाजवा साहब के मोहसिन हैं कि वो हक सच के साथ खड़े हुए हैं। जहां पे कभी भी आप देख लें, पाकिस्तान में सैलाब आता है, जलजिला आता है, नागहानी आफात आती है, हमारी आर्मी सबसे आगे होती है। बल्कि हम पॉलिटिशियंस इतना पार्टिसिपेट नहीं करते जितना हमारी आर्मी रोल प्ले करती है। इलेक्शन वाला दिन आप देख लें, हमारे अपने हम मेंबर्स कह रहे होते हैं जी, हमारे इलेक्शंस वाले दिन हम कह रहे होते हैं जी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमें आर्मी चाहिए, हमें रेंजर्स चाहिए, हमें एतबार नहीं है इनके ऊपर। बिल्कुल सही है, लेकिन वो सवाल आर्मी ने हमारा रह गया जो मैं बप्पी साहब के सामने रखता हूं, और वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब मिल जाते हैं तो यहां तो सीट एडजस्टमेंट खुला हो रहा है परवेज इलाही साहब के साथ, तो क्या वो धड़ा जो काफ लीग का दगा दे गया था एक ऐसे कड़े वक्त में तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ उन्हें भी कबूल कर लेगी? एक छोटा सा ब्रेक लेकर यह सवाल मैं बप्पी साहब के सामने रखता हूं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। औरंगाबाद बप्पी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब की सुलह की कोशिशें हो रही हैं, ऐसे में तहरीक इंसाफ जो है वो जो सीट एडजस्टमेंट कर रही है परवेज इलाही साहब के साथ फार्मूला भी बन रहा है, क्या चौधरी शुजात साहब के साथ भी यही फार्मूला बन जाएगा? वो कड़े वक्त में आपको दगा देकर चले गए थे, अलग हो गए थे, ये फार्मूला उनके साथ भी है, उनको भी कबूल कर लिया जाएगा तहरीक इंसाफ की तरफ से? अच्छा,
बात तो सिर्फ अभी मफरूजों पे हो रही है कि जी मफरूजा है कि उनकी आपस में सुलह हो जाएगी, अल्लाह करे हो जाए, आपस में घर है, रिश्तेदारी हैं, उनका इश्यूज है। पर हमारी जो सीट एडजस्टमेंट है वो इस वक्त चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और इनके स्कैम्प के साथ है पड़ी। अल्टीमेटली मतलब वेरी फ्रैंकली पीछे जो दूसरा धड़ा है उसमें हैं कितने लोग, मतलब हैं तो पीछे सिर्फ 3 लोग ही बच जाते हैं, सालिक हुसैन है और 1-2 और लोग हैं पार्टी के रिश्तेदार, और बाकी तो एक आधा बंदा ही पीछे एमएनए बचता। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है एज लॉन्ग एज के फैमिली के लोग आपस में सेटल है। दूसरा है कि मैं उसको दगा नहीं कहूंगा, अलायंस थे हमारे, छोड़ के चले गए, आधे चले गए उधर, आधे हमारे साथ आ गए, वो हमारी पार्टी के लोग तो थे नहीं। सो वो कोई इतना बड़ा शायद नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी है, स्पेसेस पार्टीज में क्रिएट होती रहती है, ऊंच नीच हो सकती है, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि हरफे आखिर है। सो इस वक्त तो हमारी परवेज इलाही साहब के साथ है, लेकिन कल को अगर उनकी सुलह हो भी जाती है तो अल्टीमेटली लीडरशिप मेरे ख्याल में उसको भी कंसिडर कर लेगी, बट ये दैट्स एंटायरली अप टू इमरान खान साहब एंड द सीनियर लीडरशिप टू डिसाइड। चौधरी शुजात साहब के साथ, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की सुलह तहरीक इंसाफ के साथ भी सुलह तस्वुर होगी? मतलब अगर अल्टीमेटली उनकी आपस में घर में कोई चीज सेटलमेंट हो जाती है तो हम कौन है दरार डालने वाले। मैंने जैसे कहा कि इस टाइम हाथ मफरूजे की है, लेकिन अगर किसी टाइम पे हो भी जाती है, मेरी जाती राय में, मेरे ख्याल में अगर ऐसा हो जाता है तो वो सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है, लेकिन दिस इज एंटायरली अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीनियर लीडरशिप एंड इमरान खान साहब टू डिसाइड। मैं तो बहुत छोटा अदना सा वर्कर हूं, मेरे इसके ऊपर मेरे ख्याल बात करना गैर मुनासिब सा होगा। तो बप्पी साहब चाहिए ये बताइए कि क्या हिकमत अमली बनाई है तहरीक इंसाफ ने असेंबली के अंदर जाकर, कब जा रहे हैं, किस तारीख को जा रहे हैं, कैसे अपने इस्तीफों की तस्दीक करेंगे, और अगर नहीं उसके नतीजे में भी आपके इस्तीफे कबूल किए जाते तो क्या होगा? अच्छा, वेरी फ्रैंकली अब डिसाइड ये है कि इस जुमे वाले दिन तो हम पंजाब असेंबली तोड़ देंगे, तो पंजाब और केपी के दोनों असेंबलीज टूट जाएंगी। वंस दिस इज ऑल डन तो नेक्स्ट वीक में किसी भी टाइम के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब वक्त मांगेंगे राजा परवेज अशरफ से, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली से, कि आप हमें टाइम दे दें, हम सारे 123 मेंबरान एक ही दिन इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली में जाएंगे, और जिस दिन स्पीकर टाइम दे उस दिन सारे जाके अपना एक एक जो लेटर वो देंगे उसके ऊपर साइन कर देंगे कि जी हम इस्तीफा दे चुके हैं, आप समझते हैं कि इसके ऊपर बाय इलेक्शन करा देना चाहिए या जो भी डी नोटिफाई करने का जो एक ड्यू प्रोसेस है वो मुकम्मल कर दें। बट दैट्स एंटायरली अप टू द स्पीकर नेशनल असेंबली के जिस दिन वो टाइम देंगे। सो शाह महमूद कुरैशी साहब मोस्ट लाइकली इस जुम्मे के बाद किसी भी दिन वो खत लिख देंगे। उसका इंपैक्ट बड़ा सिंपल सा है कि जब पंजाब असेंबली और केपी असेंबली दोनों टूट जाएंगी तो उसके बाद तीसरे फेज में ऑटोमेटिकली ये देना ही देना है, ताकि वो एक जो इंपैक्ट है जनरल इलेक्शन का वो माहौल है। लेकिन अगर नेशनल अपना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान समझता है कि 123 एमएनए भी करा सकता है, पंजाब असेंबली भी करा सकता है और बाकी पूरे पाकिस्तान को डिस्कार्ड कर दे, ये उनका प्रेरोगेटिव और डिस्क्रेशन है। हमारा ये है कि हम अगले हफ्ते में इस इलेक्शन, इस रेजोल्यूशन के फौरी बाद 123 सीटें जो है वो भी छोड़ देंगे, ताकि एक दफा हम इस पूरे पार्लियामेंट का जो एक निजाम है, ये जमहूरियत का जो एक लिबादा ओढ़ के एक नाअहल हुकूमत को इस पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया गया है, हम उस पूरे सेटअप से वापस आके अवाम की अदालत में जाएंगे और अपना केस पुट अप करेंगे एंड लेट द पीपल डिसाइड कि वो क्या सोचते हैं। सही है, सही है। बप्पी साहब जरा मुख्तसरन ये भी बता दें कि जो अभी सरदार साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो आप गुमान किए बैठे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज की बुनियाद पर आप जनरल इलेक्शन में भी उसी तरह के रिजल्ट्स ले लेंगे, तो जनरल इलेक्शन की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। आपको क्यों इतनी उम्मीद है कि आप वैसे ही नतीजा दोबारा निकाल लेंगे? आप सिर्फ इस खोसा साहब की सवाल का जवाब दो चीजों में देख लीजिए कि जो इलेक्शन 16 या 17 जुलाई का हुआ था पंजाब असेंबली का 20 सीटों के ऊपर, 25 सीटों के ऊपर, वो इलेक्शन 20 सीटों के ऊपर जो हुआ था वो था सारे मेंबरान एक सूबाई असेंबली लड़ रहे थे मुख्तलिफ अजला में, और ऐसी सीटें जो हम भी खुद नहीं सोच पाए। सो 20 में से 15 सीटें जीत गए। जब 16 अक्टूबर का इलेक्शन हुआ था तो उस सीट के ऊपर इमरान खान साहब लड़ रहे थे। अब जो लोग इमरान खान साहब को उन 9 सीटों के ऊपर वोट दे रहे थे, उनको यह भी यकीन था कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चल रहे हैं, पूरा जो एक सेटअप है वो खान साहब के खिलाफ जा रहा है। जो जहां पे खान साहब ने जीतना था उनको पता था खान साहब ने हल्फ नहीं उठाना, उनको यह भी पता था खान साहब ने सिस्टम का पार्ट नहीं बनना, उनको यह भी पता था खान साहब इस असेंबली, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कराची थी या जो भी जहां पे पेशावर थी, यहां पे कभी वापस नहीं आना। फिर भी लोगों ने वोट दिया क्योंकि लोग बिलीव करते थे और वो धड़ों की वजह से वोट नहीं देते। ये जो माइंड सेट है ना कि असद साहब के लोग धड़ों की वजह से वोट देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने धड़े, बिरादरियां, ये जो एक माइंड सेट था ना वो तोड़ दिया। अब यकीन जाने कि मैं एक जगह वोट मांगने के लिए गया और बड़े मोअज़्ज़िज़ीन एमएनएज़ एमपीज़ मेरे साथ थे। अगला बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वोट तो दूंगा, लोग तुम मुझे किसी नहीं दूंगा, मैं इमरान खान की वजह से दूंगा। लोग अब बयानिए पे बात करते हैं, वो लीडरशिप की बात करते हैं, वो मैनिफेस्टो की बात करते हैं, सरदार चौधरी, वडेरा सब क्लासिफाई, सब खत्म हो चुका है।
कोई वोट नहीं है। वोट या इमरान खान का है या एंटी इमरान खान है, ये तो अब लोगों ने फैसला कर रहे हो कैसे धड़े शड़े आप खत्म। ठीक है, बिल्कुल सही है। राइट खोसा साहब, अब ये जाहिर है इलेक्शन पर जाने से पहले तो इस्तीफे कबूल करने पड़ेंगे। मुझे एक तो ये बता दीजिए सर कि एक दिन में कितने इस्तीफे कबूल हो सकते हैं? क्या 123 के 123 अगर स्पीकर के सामने खड़े होकर हाथ उठाकर कह दें कि जी हमारा ये इस्तीफा है, तो कबूल करने पड़ेंगे स्पीकर साहब को, या कोई और रास्ता मौजूद है? ऐसा नहीं देखें, होता। मजाक कर रहे हैं ये। 23 तो वैसे ही ऑलरेडी बैठे हुए हैं, राजा रियाज की सरबराही में वो वैसे ही बैठे हुए हैं। एक कराची के शकूर साहब जो थे इनके एमएनए, उसने वैसे कह दिया कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने रिट पिटीशन की हुई है, इन्होंने कहा है इज्तिमाई जो इस्तीफा जात हैं उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, कानून में आइन में उसका कोई नहीं है, इसलिए इनको जो है इस्तीफे ना मुतसबर किया जाए। ये खुद इनकी पिटीशन है, इनका बयान अल्फी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये पता नहीं क्या, ये मुझे नहीं समझ आती है कि किस तरह से ये प्रोसीड कर रहे हैं। देखें, जितना इंसानी तौर पर मुमकिन है स्पीकर साहब वो उनको एक जाए दें ये इस्तीफे और उनके आगे पेश हों और तस्दीक करें कि मैंने बिला किसी जबर इकराह के अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है, इस इस्तीफे को कबूल किया जाए। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उस इस्तीफे को कबूल करने में। खोसा साहब, एक और सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम आज लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त गई है कि तहलील रोकी जाए। मेरा आपसे सर इस पर कानूनी राय दीजिएगा कि क्या कोई दरखास्त आ सकती है या इस पर रोका जा सकता है कि असम्बलियों को तहलील ना होने दिया जाए? ये जो दरखास्त गुजार आज गए हैं लाहौर हाईकोर्ट के पास। नहीं, ये तो शौकिया फनकारी में ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस तरह की दरखास्तें देते हैं, या वो सिर्फ मीडिया की जीनत होने के लिए वो अपना देते हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना ही हाई कोर्ट को कोई अख्तियार है कि तहलील को रोक सके। ये कबल वक्त कभी भी कोई अदालत उस पर फैसले नहीं दिया करती है, प्रिएम्प्टिव नहीं दिया करती है। ये तो अगर कोई हो जाता है तो उसके बाद अदालत देख सकती है, लेकिन अदालत वो भी नहीं देख सकती है मशवरा क्या दिया है। और गवर्नर का अख्तियार जो है आर्टिकल 40 अगर 48 घंटे के बाद अगर नहीं होता तो वो खुद ब खुद तहलील हो जाएगी और उसमें नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसमें अदालत दखल नहीं दे सकती है। इसलिए अगर किसी ने रिट की भी है तो वो अवल तो उसकी पजीराई नहीं होगी। जो अदालत के पास गए। समीना साहबा, एक फार्मूला जो है वो आजकल बड़ा जोरों शोर से डिस्कस हो रहा है और वो है सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला। कितनी सीटें मिल रही हैं काफ लीग को? 15 कह रहा है, कोई 20 भी चल रही हैं, कोई आपने कुछ शायद 30 डिमांड की हैं। असदुल्ला, एक्चुअली एलाय जो होता है ये गिव एंड टेक के ऊपर होता है। इनको 10 सीटें हमारी चाहिए थी जब हुकूमत बननी थी, हम इनके एलाय पार्टनर बने और हमने मनो अन तस्लीम किया कि ये हमारे साथ हमारे एलाय पार्टनर खड़े हैं। इसी तरीके से अब जब सीट एडजस्टमेंट की बात की है, जब तहलील करने की असेंबली की बात हुई है, तो चौधरी साहब ने अपनी भी गिव एंड टेक की बात की है कि जी आप हमारे साथ कैसे सीट एडजस्टमेंट करते हैं। उसके लिए चौधरी साहब ने 3 लोगों का नाम दिया है जो कि नहीं माना इमरान खान साहब ने। उन्होंने अपने 3 लोग डाल के, एक परवेज खटक साहब हैं, एक हमने सप्तान साहब कहे थे और एक हमने असद उमर साहब कहे थे, जबकि उन्होंने फवाद चौधरी और एक और शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक साहब हमने उनके सामने रख दिए कि हमें 30 सीटों में यानी अपने दूसरे फरीक को कहते हैं कि हमारी मर्जी की टीम बना के दें, तो शायद वो ये ना माने। नहीं जी, ये पॉलिटिक्स है। देखिए ये टेबल टॉक है, टेबल टॉक हम करते हैं, उनको नहीं। बिल्कुल सही है, टेबल टॉक है। देखें कितनी सीटें पर एग्रीमेंट होता है दोनों जमातों का। समीना खावर साहब बहुत शुक्रिया, सरदार लतीफ खोसा साहब, सेनेटर, ओन अब्बास बप्पी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अजीज अल्लाह।